रूस यूक्रेन युद्ध लगातार कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है और इसके कई भयावह परिणाम भी निकलकर सामने आए हैं, जिसने मानव जाति को बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है। इसी क्रम में एक और घटना घटित हुई है, जिसमें यूक्रेन के एक बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बांध का नाम क्या है? कखोवका बांध। तो आज के सेशन में हम इसी बांध के इर्द गिर्द और कौन कौन से क्षेत्र हैं और इस बांध के नष्ट होने से किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। दृश्य आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी खबर है रूस के हमले से टूटा यूक्रेन का कखोवका बांध। सबसे पहले देखते हैं हमारी रूपरेखा कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे खबर को, फिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद समझेंगे कि कखोवका बांध और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है मैप में। इसके बाद जो अभी हाल ही में यह बांध जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पूरे क्षेत्र के जो मानव समुदाय है, जो मानव बस्तियां वहां पर है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी जानेंगे। इसके बाद इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद क्रीमिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्रीमिया क्षेत्र कैसे इससे प्रभावित होगा, यह भी समझेंगे। फिर जानेंगे उसके आसपास स्थित परमाणु संयंत्र के बारे में। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और जवाब देना है कि यह पूरा विषय, यह पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र यानी जीएस के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। सबसे पहले यदि हम देखें खबर, तो यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर क्या है? खबर है व्हाट इज द कखोवका डैम इन यूक्रेन एंड व्हाट हैपेंड। दरअसल सबसे पहले हम जानेंगे चर्चा के बाद कि कखोवका डैम है क्या, कब बनाया गया था, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था। इसके बाद जानेंगे उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में भी। फिर जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ये जो घटना घटित हुई है उसका क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा। सबसे पहले जानेंगे यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। तो अभी हमने चर्चा भी की कि कखोवका डैम क्षतिग्रस्त हो गया है, यह बांध टूट गया है और इस बांध के टूटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पूरे क्षेत्र में लगभग 70 से 80 बस्तियां प्रभावित हो रही हैं और वहां कई हजार लोगों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे में यह मुद्दा बड़ा हो जाता है मानव समुदाय के लिहाज से, आपदा प्रबंधन के लिहाज से। यदि हम बात करें इस क्षेत्र की और इस डैम की कि यह डैम कहाँ पर बनाया गया है, तो यह डैम नीप्रो नदी पर बनाया गया है, जिसे नीपर नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी संबोधन के लेवल पर इसे नीपर नदी भी कहा जाता है। और यह डैम कहाँ पर बनाया गया है? नीप्रो नदी पर। यदि बात करें इसके लोकेशन के संदर्भ में, यह नदी है कहाँ पर, तो यह है दक्षिणी यूक्रेन के आसपास। तो दक्षिणी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी सेना से अलग करती है यह नदी और इसी नदी को क्या कहा जाता है? नीप्रो नदी। तो यदि हम बात करें, चूंकि यह डैम इसी पर बनाया गया है, तो इसकी लोकेशन भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अब यदि बात करें इस डैम के संदर्भ में, तो दरअसल इसमें यूक्रेन कह रहा है कि इस डैम को रूस ने नष्ट किया है, यानी यह रूस के द्वारा नष्ट किया गया है। लेकिन रूस का क्या कहना है कि यूक्रेनी गोलाबारी की वजह से ये नष्ट हो गया है। लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष भी है जो यह कह रहा है क्योंकि डैम के निर्माण को काफी वर्ष हो गए हैं, काफी समय हो गया है, तो ऐसे में क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया है, इस वजह से यह डैम ढह गया है। यानी इसमें अलग अलग जो बातें हैं वह निकलकर सामने आती है। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी क्या है कि आखिर कहाँ पर इसकी लोकेशन है और इससे क्या प्रभाव निकलकर सामने आने वाले हैं भविष्य में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन के बारे में और इसकी अवस्थिति के बारे में, यानी हम जाने कखोवका बांध के बारे में। तो दरअसल इस बांध की लंबाई की यदि हम बात करें, तो इस बांध की लंबाई है लगभग 3.2 किलोमीटर या 2 मील, आप इसे कह सकते हैं। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करें हम, यह कितना लॉन्ग है, तो इसकी ऊंचाई है 30 मीटर यानी लगभग 98 फीट यह ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह बांध कितना विशाल रहा होगा। यहाँ पर इस बांध की अवस्थिति की बात करें तो इसे वर्ष 1956 में बनाया गया था और यह कखोवका पनबिजली संयंत्र के हिस्से के रूप में निर्मित किया गया था, जिसे किस नदी पर बनाया गया था? नीप्रो नदी पर बनाया गया था, याद रखिएगा। और इसकी वजह से नीप्रो नदी की लोकेशन भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि इस बार ज्योग्राफी के यूपीएससी में कई सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स के लेवल पर, इसलिए इसे और ध्यान से भी आप देख लीजिएगा कि मैप में यह कहाँ पर है। इसके अलावा हम आपको इसकी लोकेशन आगे दिखाएंगे भी। यदि बात करें इस रिजर्वायर के बारे में, कि इसके आसपास एक रिजर्वायर भी है जो कि एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर कवर करता है। दरअसल ये रिजर्वायर क्रीमिया प्रायद्वीप को जल की आपूर्ति करता है, यानी यह केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं जबकि क्रीमिया के लिए भी स्वच्छ जल की आपूर्ति यहाँ से होती थी। इसमें लगभग 18 किलोमीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा इस रिजर्वायर की बात कर रहे हैं हम, 18 किलोमीटर क्यूब
क्यूब क्यों लगाया गया है? क्योंकि यह आयतन के संदर्भ में बात यहाँ पर कही जा रही है। यदि क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करते तो स्क्वायर लगता। तो 18 किलोमीटर क्यूब इस रिजर्वायर का क्या है? आयतन है, जो कितना माना जा रहा है? जिसे माना जा रहा है यूएस के यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक, इसके बराबर इसका आयतन माना जा रहा है, जो कि ग्रेट सॉल्ट आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी लेक है। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में यह रिजर्वायर यहाँ पर स्थित है। यह हमने देखा, इसकी अवस्थिति के बारे में जाना। अब देखते हैं मैप में कि आखिर यह डैम बना कहां पर है। देखिए, यह है यूक्रेन का हिस्सा, जिसे आप दूसरे मैप में देख सकते हैं। देखिए, यह है यूक्रेन, ठीक है। और यदि हम बात करें यूक्रेन के संदर्भ में, तो इस बार हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि यूक्रेन के आसपास कौन से देश हैं और यह किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूक्रेन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह भी बताइएगा कि यह किस वाटर बॉडी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह अपने चारों ओर से केवल स्थल से ही घिरा हुआ है। अब बात करें हम कि आखिर डैम कहां पर है। तो डैम की बात करें तो देखिए, यह है यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा और यहाँ पर है क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है? वह जहां पर 2014 में इस पर रूस ने अपना क्या क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था, इसे अपने कब्जे में कर लिया था। अब बात करें, जब 2014 में रूस ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था, तो यूक्रेन ने अपने वाटर को यहां सप्लाई करने से बंद कर दिया था कि उसके जो वाटर है वह क्रीमिया की तरफ अब सप्लाई नहीं होगी। इस वजह से क्रीमिया में एक नहर बनाई गई थी और जो निप्रो नदी है, निप्रो नदी के जल इस नहर के जरिए कहां पहुंचता था? क्रीमिया में। यानी क्रीमिया के लिए एक बड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति होती थी निप्रो नदी की वजह से, क्योंकि जब यह जल इन्हें प्राप्त नहीं होता था या क्रीमिया के लोकेशन में प्राप्त नहीं होता था, तो यहाँ जल की बहुत बड़ी किल्लत उपलब्ध हो जाती थी या शुरू हो जाती थी। ऐसे में इस नहर के जरिए निप्रो नदी का पानी कहाँ पहुंचता था? क्रीमिया में पहुंचता था। यानी क्रीमिया के लिए भी यह नदी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें डैम के संदर्भ में कि यह डैम कहां पर बनाया गया है, तो ध्यान से देखिए, यह जो लोकेशन है यह है डैम का, जो कि आप कह सकते हैं चूंकि यह क्षेत्र किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? रूस के द्वारा। तो यह यूक्रेन और रूस के मध्य एक डैम था। तो यहाँ पर क्योंकि कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, यह भी कि रूस के सैनिकों द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इस पर विस्फोट कर दिया गया है, इस वजह से यह ब्रिज क्या हो गया है? टूट गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेनी गोलाबारी की वजह से यह ब्रिज टूटा है। और एक कयास यह भी है क्योंकि यह बहुत पुराना हो गया था, 1956 में बनाया गया था, इस वजह से भी यह ढह गया है। हालांकि हमें नहीं पता कि इसका मुख्य कारण क्या है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से कई लोगों का मानना है, उसमें यह बात निकलकर सामने आती है कि यह रूस की तरफ से ही किसी कृत्य का परिणाम हो सकता है। तो आपको देख लीजिए आप यहाँ पर नीप्रो नदी की लोकेशन, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर डैम बनाया गया है जो कि यूक्रेन और रूस के मध्य बनाया गया है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित होगा उस क्षेत्र का नाम है खेरसोन। खेरसोन वह क्षेत्र है जहां से लगभग 70 से 80 बस्तियां प्रभावित हो रही हैं और इससे कई हजार लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे क्षेत्र के, इस पूरे लोकेशन को भी याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देख ली इसकी अवस्थिति, तो अब हम जानते हैं कि इससे मानव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके आसपास। क्योंकि अब हमने चर्चा भी की, क्योंकि बांध टूट गया है तो इससे जल स्तर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि आप सोच सकते हैं कि नीपर नदी से जो यह बांध टूटा है उसकी वजह से लगभग 4.8 अरब गैलन पानी कहाँ पहुंच गया है? खेरसोन शहर की तरफ बढ़ गया है, जिससे खेरसोन शहर बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ है। इससे कई हजार लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। इस जल स्तर के बढ़ने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जान माल की बहुत बड़ी मात्रा में हानि देखने को मिली है, जिसमें यूक्रेन के प्रमुख द्वारा यह भी बात कही गई है कि यह मानव समुदाय के लिए एक बड़ी बात है। इसमें सभी समुदाय को एक साथ मिलकर आना चाहिए और इस परिणाम को देखना चाहिए, रोकना चाहिए कि ऐसी स्थितियां ना हो, क्योंकि वह क्षेत्र केवल एक ही शहर या एक ही देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके आसपास के सभी देशों के जो आवागमन है उससे प्रभावित होंगे। ऐसे में लगभग 80 बस्तियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और भी हमने चर्चा भी की कि कई बस्तियां यहाँ से हट रही हैं और यहाँ के लोग बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। ये तो हमने देखा कि मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को अब इन लोगों को वहां से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित करना पड़ेगा। दूसरे क्षेत्र में जब इन्हें विस्थापित किया जाएगा तो उनके रहने, खाने आदि की व्यवस्था भी यूक्रेन के ऊपर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जरूरी क्या है, इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, ताकि मानव समुदाय एक साथ आकर यहाँ पर कार्य करे।
अब जरूरी क्या है कि क्रीमिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देख लें, और परमाणु संयंत्र जो कि यूरोप का एक बड़ा परमाणु संयंत्र है उस क्षेत्र में स्थित है, तो इसके बारे में भी हम जान लें। यदि बात करें क्रीमिया के बारे में, तो दरअसल ऐसा देखा जा रहा है कि जब यहाँ बांध टूटेगा तो बांध टूटने के बाद जो हमने अभी देखा भी लोकेशन, क्रीमिया की लोकेशन वहीं पर है, तो इससे उत्तरी क्रीमिया नहर में पानी का जल स्तर क्या हो जाएगा, गिर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक बांध के जरिए नहर के माध्यम से क्रीमिया में जल की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन बांध टूट गया तो इस नहर में जो जल आपूर्ति हो रही थी वहां पर पानी के स्तर या जल का स्तर गिर जाएगा। इससे क्रीमिया तक जो जल की आपूर्ति हो रही थी वह क्या होगी, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। क्योंकि अभी तक यह नहर निप्रो नदी से प्रायद्वीप में जल लाता था, जो कि ताजा जल, ये जो कहें कि ताजे जल का जो स्रोत था वह यही नहर थी, और यही क्या था, ब्रिज था। इसके बाद यदि हम बात करें इस पूरे क्षेत्र के बारे में, तो क्रीमिया प्रायद्वीप ताजे पानी के लिए इसी नहर पर निर्भर था, और अब इसके बाद यह क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। 2014 के बाद से यूक्रेन ने वैसे भी जल आपूर्ति के लिए मना कर दिया था। इसके बाद इस घटना के बाद और भी अधिक इस पूरे क्षेत्र में जल की किल्लत पैदा हो जाएगी। यदि बात करें परमाणु संयंत्र के लिहाज से, दरअसल यहाँ पर यूरोप के एक बड़े परमाणु संयंत्र की स्थिति है, जिसका नाम क्या है, जापोरिजिया। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस जलाशय के ठंडे पानी का इस्तेमाल करता था, और इस जलाशय से इसे ठंडी पानी की आपूर्ति होती थी। अब इस आपूर्ति में भी क्या हो जाएगी, बाधा पैदा हो जाएगी। अब यदि बात करें हम इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, दरअसल इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अब रूस का नियंत्रण है, क्योंकि इसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जहां पर रूस ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बात करें इस परमाणु संयंत्र में, चूंकि यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो कई ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की निगरानी की है, और यह पाया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वजह से यह जो पुल है, यह जो बांध है, वह नष्ट नहीं हुआ है। जिसमें कौन कौन से संस्थान थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इन्होंने इस पर निगरानी की थी और पाया था इसकी वजह से वह पूरा क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। इस पूरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। ये तो हमने देखा उस पूरे आसपास के क्षेत्र के बारे में, वह बांध की अवस्थिति के बारे में, उस पर आसपास क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। अब आइए जानते हैं आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कखोवका बांध के बारे में सही है और है? कथन क्या है? इसे 1956 में कखोवका पनबिजली संयंत्र के हिस्से के रूप में बनाया गया था, और दूसरा कखोवका बांध को नीप्रो नदी पर बनाया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। और आप इसे यूपीएससी के तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन से कथन सही है, में केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।